सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा हिंदी पैडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो सीटेट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे केवीएस हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पैडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप प्रीवियस सेट उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। मतलब मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं अभी तक, सभी में मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मेरे से जुड़ जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको मस्त लगेगी और आप बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतर चल रही होंगी। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप कुछ भी समझ में आए चाहे ना आए आपको, फिर भी आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चाहे सीट हो, चाहे यूपीटेट हो, या फिर टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे DSSB की बात करी थी मैंने कल की वीडियो में, और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तब भी हम जो है कि आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन है जल्दी जल्दी देते रहते हैं। और जितने भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं मेरे से, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको सारे वीडियो कंटेंट वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, जितना मेरे से हो पा रहा है। मैं लर्नर, आप भी एक लर्नर हो। हर इंसान दुनिया में एक लर्नर होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। चलते हैं फिर आज जो है क्वेश्चन ओवरऑल कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन का दायरा वो रहने वाला है कि जो है कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन उसके माध्यम से हमारे कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मतलब हम ना रोट मेमोराइजेशन में नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। मतलब एक क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। सेशन स्टार्ट करने से पहले बात कहना चाहूंगा, हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जब आप सेंटर पे जाते हो तो अगर आपने थोड़े से भी नोट्स बनाए हुए हो, अगर आप रिवाइज करके जाते हो, तो वहां पे हमारा माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है ना। चलो पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हिंदी पैडोलॉजी है। अब आप ये मत मुझसे कहिएगा कि सर इसको भी इंग्लिश में बताइए, क्योंकि हिंदी तो आपको हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है। यानी हमसे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है, वही भाषा अधिगम के बारे में। तो पहले बात करते हैं अधिगम की, कि अधिगम क्या हो। देखो, अधिगम की बात करते हैं जहां पे हम नियम और कानून के जरिए कोई चीज सीखते हैं। यानी किसी भी चीज को अगर हम सीखते हैं तो वो एक बाकायदा नियम और विधिवत सीखते हैं। नियम कानून, नियम रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, है ना। तो ये एक जो है ये एक क्या नाम, देखो, अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बट अधिगम जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रयास करके सीखी जा सकती है, जहां पे नियम और कानून पढ़ के सीखी जा सकती है ना। तो इसके लिए गलत पॉइंट कौन सा है। पॉइंट नंबर, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक बात है कि बच्चे जो होते हैं कई भाषाएं एक साथ सीख सकते हैं। बी में लिखा हुआ है कि भाषा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। यानी प्रथम भाषा जो है, जो आपने पहले से आपको लैंग्वेज जो आती है, अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखोगे तो वहां पे पहली भाषा जो है व्यवधान डालेगी। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको हिंदी आती हो और आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो तो हिंदी भाषा वहां पे व्यवधान डालेगी, है ना। तो जो आपको पहले से चीजें आती है वो तो आपको मदद करती है वहां पे, है ना। जो चीजें आपको पहले से, जो आपको पुराना नॉलेज होता है, वो नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है, व्यवधान थोड़ी ना डालेगा। तो ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे, है ना। अब सी में लिखा हुआ है कि भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है। ठीक बात है कि जो भी लैंग्वेज या जो भी चीज सीखी जाती है वो एक कॉन्टेक्स्ट में, एक जो है उसकी मीनिंग मेकिंग, यानी जो आप सीखते हो उसका आप अर्थ भी समझते हो कि एक्चुअल में आप क्या क्या सीख रहे हो, है ना। जो भी चीजें सीखते हो उसका एक प्रॉपर एक अर्थ भी होता है, तभी आप समझ पाते हो, है ना। तो ये भी ठीक बात है। अब ये तो ठीक बात है यहाँ पे यार मेरे। अब एक बात सुनना जरा। अब इसमें क्या लिखा गया था कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद भी सीखी जा सकती है। यानी भाषा जो है वो नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद भी सीखी जा सकती है। तो ये भी हमारा सही है यार। अब गलत, लेकिन ये सही कैसे है। भाषा नियम, केवल एक मिनट यार, केवल नियम पढ़ के ही भाषा नहीं सीखी जा सकती, तो गलत बात हो गई ना। देखो हमारे पास सही कौन सा था, बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, ठीक बात है। और यहाँ पे व्यवधान डालनी तो गलत बात हो गई। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जा सकती, तो ठीक बात है। भाषा नियमों पर नहीं पड़ता, केवल आप नियम पढ़ पढ़ के सीख रहे हो पूरा, उसके बाद में आप भाषा सीख पाओगे, ये तो गलत बात है ना। भाषा जो है वो एक स्वाभाविक तरीके से भी आप सीख सकते हो। बच्चा पैदा होता है, शुरुआत में वो स्कूल थोड़ी ना चला जाता, अपने स्वभाव के थ्रू भी कुछ कुछ सीख लेता है। तो यहाँ पे बी और डी गलत है, बी और डी सही नहीं है। हम जाएंगे बी के साथ में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या बात कही गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो कह रहा था कि जो अधिगम है उसमें कौन सा चीजें, जो अधिगम के थ्रू हम कुछ सीखते हैं, यानी जो सीखने की प्रक्रिया है
उसमें सही कौन सा नहीं है, निगेटिव पॉइंट पूछा गया था। तो हमने बी को गलत किया कि प्रथम भाषा जो दूसरे में कभी व्यवधान नहीं डालती, गलत बात हो गई यहाँ पे कि व्यवधान डालेगी, यहाँ पे लिखा था। अब डी में लिखा हुआ कि नियमों को ही पढ़ के आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जब आपने पूरे नियम पढ़ लेंगे तभी आप लैंग्वेज को सीख पाओगे, तो गलत बात हो गई ना। तो बी और डी गलत है, बाकी सही है। हम अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो थोड़ा सा डिटेल में चल रहा है यार मेरे, है ना। आप ये मत कहो आंसर बताओ तुरंत भागते हैं, थोड़ा डिटेल में चलेंगे ताकि कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाएगा तब भी हम समझ पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है। फिर से हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा कथन ऐसा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑप्शन दिए गए हैं हमको, जो नई शिक्षा नीति जो थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसको फॉलो नहीं करता है। निगेटिव पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में ही पढ़ना चाहिए, यानी जो बच्चा घर से लेकर आया है वो भाड़ में जाए, जो स्कूल में चल रहा है आप वही पढ़ाओगे। जो बच्चा घर से लेके आया आपको नहीं मतलब एज अ टीचर, जो स्कूल में चल रहा है आप वैसे पढ़ाओगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी बात नहीं करी गई, ये निगेटिव पॉइंट है। जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए। ठीक बात है, देखो एनईपी ने भी बोला हुआ है और क्या डब्ल्यूएचओ ने भी बोला हुआ है कि बच्चा शुरुआत में क्लास 5th तक हो चाहे क्लास 8th तक हो, उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, उसकी घर की भाषा में पढ़ाओ। तो ये तो ठीक बात हो गई। सी में लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए। देखो अगर आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिला हुआ है तो आप बेहतर तरीके से सीखते हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस माहौल में हम पड़े बड़े हैं वहां की चीजें कैसी, वहां के लोग कैसे बोलते चालते हैं, वहां के लोगों से कैसे आपका इंटरेक्शन होता है, तो ये चीजें जो है डेवलपमेंट में काफी ज्यादा फर्क डालती हैं, है ना। तो ये भी सही हो गया। बच्चों को उनकी भाषाओं मातृभाषाओं में ही पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा घर से एक्सपीरियंस लेके आया है उनको आपको इंपॉर्टेंस देनी, उनके उनकी जो घर से बच्चा लेके आया, जो मातृभाषा को सीख के आया हुआ है, जो बातें वो जानता है उनको आप रेस्पेक्ट दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए, ये बात भी ठीक है। तो हमारे पास गलत कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओवर है जो गलत है वही सही है। आगे चलते हैं, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ के। भारतीय राष्ट्र क्या लिखा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। ये वे क्वेश्चंस हैं जो इतनी बार सीटेड में रिपीट हुए हैं। अगर आप किसी भी प्रीवियस को देखोगे उठा के तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे, है ना। अब चलो, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की भूमिका क्या है। अब देखो हिंदी भाषा की बात करी जाए तो आपको पता है हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, एक कार्यालयी भाषा है, और अंग्रेजी जो है वो एक सह राजभाषा होती है। अंग्रेजी जो है वो एक सह राजभाषा है, पर हिंदी जो है वो एक कार्यालयी भाषा है, यानी एक क्या कैसी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी हमारी राजभाषा है। कैसी है? राजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओवर हियर। सहकार्यलयी भाषा जो होती है वो अंग्रेजी होती है, जुड़ाव की बात और राष्ट्रीय भाषा की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, और आपने टीचिंग ट्रेनिंग किया हुआ है, इतनी समझ तो आपके अंदर होगी ना कि आप इजीली चीजों को समझ पाएंगे, मुझे लगता है जहां तक कि। चलो आप क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा 4 को। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है कि लैंग्वेज क्या है। पहली बात तो बात करें कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक संप्रेषण का माध्यम होती है। आप सपोज दैट इमेजिन करिए कि अगर भाषा ना होती तो फिर कैसे हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाते और आपकी बात को हम कमेंट के थ्रू समझ पाते, है ना। मतलब क्या ये लैंग्वेज जो है हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि हम अपनी बात को, अपने विचारों को सामने तक पहुंचा पाते हैं और सामने वाले की बात को भी हम समझ पाते हैं। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। और भाषा जो होती है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, मैथ्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है वहां पे, है ना। तो लैंग्वेज क्या है, एक विशेष क्या नाम, एक व्यवस्था है, समझ रहे, एक विशेषता है, विशेषता ना बोल के एक व्यवस्था बोल सकते हो, है ना। एक स्ट्रैटेजी पूरी प्लान है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को सीखते हैं, समझ जाओ। तो क्या बोलेंगे, क्या भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, केवल व्याकरण पे ना जाओ, पर प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, तो गलत बात हो गई, व्याकरण इसकी बात नहीं हो। भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, वो एक व्यवस्थाओं की व्यवस्था है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम जाके चीजों को सीख पाते हैं। क्लियर दी बात? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओवर हियर। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कहने की तो बात है नहीं, फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ, और मैं कहूंगा तब तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, है ना। क्योंकि यार जब आप लाइक शेयर कर देते हो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है ना। और वैसे भी आप जानते हैं एक वीडियो बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, पीपीटी हो चाहे सेशन को शूट करो, एडिट करो, काफी टाइम तो लगता ही है ना। एक एक क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर से जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इनमें काफी, एक वीडियो के पीछे 4-5 घंटे की प्रॉपर मेहनत होती है।
चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है। मतलब कोई भी आप अगर लैंग्वेज सीखते हो तो उस लैंग्वेज का नियम होता है। भाई हर चीज को सीखने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। लैंग्वेज जो होती है वो हमें सामने वाले को बोलने, जैसे हम बोल के अपनी बातों को प्रकट करते हैं, सामने वाले की सुनते भी हैं, तो एक नियम प्रारूप है। यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको एक नियम पढ़ना पड़ता है। और लिखा हुआ है कि नियमों की अव्यवस्था क्या होती है। जब आप किसी भी चीज को सीखने के लिए नियमों को पढ़ते हैं तो नियमों की व्यवस्था जो होती है क्या कहलाती है? क्या ये वाक्य संरचना है, व्याकरण है, संकेत है, अर्थ? देखो, अर्थ की कोई बात नहीं, संकेत की कोई बात नहीं, और ना ही वाक्य संरचना की कोई बात हो रही है। यहां पे बात हो रही है क्वेश्चन में कि किसी भी चीज को सीखने के लिए जब आप नियम और कानून पढ़ते हैं तो उसके लिए बोलेंगे व्याकरण सीखनी पड़ती है। क्या व्याकरण होती है? यहां पे क्या बोलेंगे? व्याकरण जो होती है उसी को नियम बोलते हैं, जो हम लैंग्वेज को सीखने के लिए काम करते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बना रहा हूं। अगर आपको लग रहा हो ऐसा कुछ कि जो है सही नहीं, बाई चांस कुछ गलत हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे जो ऑप्शन है ये ऑफिशियल आंसर की है, गड़बड़ कभी हो ही नहीं सकता। और कहीं पर अगर आपको डाउट रहे तो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करूंगा 110%। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को परिभाषित कीजिए। अब पढ़िए और उनके जवाब दीजिए। चलो, अब आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा और एक तर्क आएगा, जहां पे बोला जाएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है, दोनों एक दूसरे के लिए गलत हैं, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही हैं। मतलब स्टेटमेंट इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं इस बार की परीक्षा में, क्योंकि आपको पता है सीटेट का पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ ही नहीं इतने दिनों से, है ना? सीटेट का पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न है, वो कोई भी बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन का तरीका पूछने का है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे ये लोग इस बार। मुझे मतलब जैसा कि ऑफिशियल प्रतीक खरा है बार बार, है ना? तो क्वेश्चन को अजर्सन और रीजन, जो कथन है, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं मॉक टेस्ट में। चलिए, अब कथन कह रहा है, अभिकथन, कि अंग्रेजी भारत में एक सह राज्य की भाषा है। बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेजी जो है वो कैसी है? एक सह राज्य की भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हमारी है, और जो हमारी क्या नाम अंग्रेजी जो है वो एक सह राज्य की भाषा है, एक सहायक लैंग्वेज है। बिल्कुल सही बात है, एकदम ट्रू बात है। ये कैसी है? ये ट्रू बात है। कार्ड देखो, तर्क में लिखा हुआ है भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह सिखाया जाता है। क्या जब भी आप स्कूल गए हो कि आपको ये कह के पढ़ाया गया है कि अंग्रेजी जो है विदेशों की भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है, हम क्या करेंगे इसको पढ़ के? ऐसा कभी बोला गया? हर चीज को अपनत्व के तरीके से हम स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। ये नहीं कहते कि विदेशी भाषा इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना? तो ये बात गलत हो गई भाई, इसकी बात नहीं करी जा रही। तो ए सही है और आर गलत है। कहां पे लिखा हुआ है? ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए सही है और आर गलत है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आप बात समझ में गए होंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लेंदी लगते हैं, आपको बड़े से लगते हैं, बट सिंपल बहुत होते हैं, है ना? और जब से पेपर ऑफलाइन से ऑनलाइन आया था बीच में, क्या नाम, अभी जो 24 में हुआ था, 14 और 15 दिसंबर को तो ऑफलाइन हुआ था। इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। जब से ऑनलाइन हुआ था बीच में, तब से हिंदी पेडोलॉजी को सेम ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर आपने सीडीपी और हिंदी को पढ़ लिया तो अंग्रेजी ना अपने आप तैयार हो जाएगी 30 मार्क्स से बढ़िया से, है ना? क्योंकि 15 नंबर में तो वो क्या नाम आपके पास स्टैंजा होगा और पैसेज होगा, उसको तो आप कर ही लोगे, इतनी सारी प्रैक्टिस कराई है मैंने। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? अभी हमसे क्या पूछा गया कि लैंग्वेज की प्रॉपर्टी नहीं है। बताओ, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है, बता दो फटाक से कि लैंग्वेज की विशेषता क्या नहीं है। भाषा सांकेतिक है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी आप इशारे देके भी बात कर लेते हो, है ना? भाषा स्थिर है, कि भाषा जो है हमेशा स्थिर रहेगी, आज भी 10 साल के बाद भी। क्या ये सही है? भाषा जो है, आज जो लैंग्वेज है, कि जैसे मान लीजिए अभी तक जो कोई काम अच्छा करता था उसको आप गुड बोलते थे, आज क्या बोला? ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस। यानी चीजें क्या, उनमें बदलाव होता जा रहा है ना? लैंग्वेज जो है वो स्थिर नहीं है। आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसमें बदलाव देखने के लिए मिलता है कि कोई चीज जो थी उसको बदल के संशोधित कर दिया गया, है ना? तो भाषा स्थिर बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत बात है। भाषा सामाजिक है, ठीक बात है, समाज के थ्रू भी आप सीखते हैं। भाषा व्यवस्थित है, ठीक बात है, व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है जिसके थ्रू हम चीजों को सीख पाते हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वही गलत है, और जो गलत है वही सही, क्योंकि भाषा जो स्थिर बिल्कुल नहीं है, आने वाले टाइम के बाद में ये चेंज होती रहती है। एक शब्द के अनेक शब्द हो सकते हैं, है ना? चीजों के बताने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। समझाने, टीचिंग, चाहे मटेरियल हो, चाहे टीचिंग प्लान हो, हर चीज में बदलाव किया जा रहा है ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली गई। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, होपफुली जवाब जरूर दे पाओगे आप इसका। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? अब यहाँ पे क्या लिखा हो? पठन पूर्व। पठन पूर्व का मतलब है कि पढ़ाने से पहले की बातें हो रही है, पढ़ने से पहले की बातें हो रही हैं। मतलब क्लासरूम में टीचर गया है और कोई चैप्टर को स्टार्ट करना चाह रहा है, तो पठन पूर्व यानी पढ़ने से पहले की बातें वो क्या डिस्कस करेगा?
पढ़ने से पहले आप टाइटल को देख के इमेजिन कर सकते हो कि चैप्टर में क्या क्या हुआ होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या बोल रहा है? देखो, कहने का मतलब है कि जब आप चैप्टर को स्टार्टिंग करते हो या पढ़ते हो या कोई पढ़ाने आता है, तब भी आप एक फ्लो में थोड़ा सा दायरा समझ जाते हो कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? तो एक इमेजिन परिकल्पना, एक कल्पना कर लेते हो, परिकल्पना तो नहीं, कल्पना कर लेते हो, इमेजिन कर लेते हो कि आगे क्या होने वाला है कहानी में। तो विद्यार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, यानी सारांशीकरण पढ़ लो काम हो जाएगा, इसकी बात नहीं हो रही यार मेरे, है ना? पठन पूर्व अनुमान लगाने से संबंध कार्य का प्रयोग, व्याकरण की तो बात होती नहीं, क्या लिखा? भावानुवाद संबंधी कार्य, अरे यार इसकी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, इमोशंस की। यहाँ पे बात हो रही अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, यानी जब भी आप कोई चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो जब टाइटल को दिखाते हो, टाइटल का नाम ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लिखते हो, तो बच्चे जो होते हैं या आप भी क्या करते हो, टाइटल के माध्यम से पूरी स्टोरी समझ जाते हो कि अंदर क्या बात हुई होगी, है ना? तो इमेजिन कर लेते हो। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में किसकी बात करी जा रही है। मैं डे बाय डे डेली वीडियो ला रहा हूं आपके पास, ताकि एक अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाए। और सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, मैंने इतना बेहतर तरीके से चीजें दी हैं आपको, इतने सारे मॉक टेस्ट, 24 मॉक टेस्ट मैंने एक प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं और एक जगह 43 वीडियो दिए हुए हैं, जहां पे हमने टॉपिक वाइज चीजें क्लियर की हैं। आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। एक लड़का चेतन है जिसकी पहली लैंग्वेज जो है, जो इसके परिवार में सीखी गई है, जो उसने भोजपुरी सीखी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि वह तमिलनाडु गया, मतलब तमिलनाडु गया और वह भोजपुरी नहीं बोलता है, तमिलनाडु जाके उसने भोजपुरी नहीं बोली। आगे लिखा हुआ है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में बोलता है। मतलब एक बच्चा जो है, जो भोजपुरी जानता है, और जब वो तमिलनाडु गया तो उसने भोजपुरी को बोलना छोड़ दिया, वो इंग्लिश बोलने लगा। आगे लिखा हुआ है कि जब नई या द्वितीय भाषा जो होती है प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है, तो यह स्थिति किस बात पे द्योतक है, किस बात का जो है एग्जाम्पल है। मतलब कहने का मतलब है हमें हिंदी आ रही है और जैसे हमने इंग्लिश को सीख लिया, हमने हिंदी का यूज करना ही बंद कर दिया। ये तो बात यहाँ पे कही गई कि जो चेतन था, क्या नाम, चेतन जो था, उसने क्या किया, उसको जो लैंग्वेज आती थी भोजपुरी, जब वो तमिलनाडु गया तो उसने भोजपुरी बंद कर दी, अंग्रेजी बोलने लगा। तो उसने क्या किया, द्वितीय भाषा जो थी, वो जो अंग्रेजी भाषा थी, उसने पहली भाषा को रूप ले लिया। तो ये क्या है? क्या ये कोड मिक्सिंग है? क्या ये ऋणात्मक द्विभाषावाद है? ये कोड स्विचिंग है या द्विभाषावाद? देखो, द्विभाषा की बात यहाँ पे नहीं करी गई, यहाँ पे बात हो रही कि आप पहली भाषा का यूज ही नहीं कर रहे हो, या पहली भाषा का स्थान आपने दूसरी भाषा को दे दिया। कोड स्विचिंग का मतलब होता है जब आप हिंदी में बोलते हो धीरे से एकदम से इंग्लिश में आ जाते हो, तो कोड स्विचिंग हो जाता है। ये तो इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। कोड मिक्सिंग का मतलब जब आप लैंग्वेज हिंदी भी बोलते हो, इंग्लिश भी बोलते हो, बाइलिंगुअल बोलते हो, इसकी भी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही पहली लैंग्वेज को आप बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हो, दूसरी भाषा को आपने प्रायोरिटी दे दी है, तो ये होता है ऋणात्मक द्विभाषावाद, जहां पे आप पहली भाषा को जो है यूज नहीं कर रहे हो, आप दूसरी भाषा को प्रायोरिटी दे रहे हो। क्लियर दी बात? तो होपफुली आपको समझ में आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओवरऑल आज कुछ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो और मैं भी बिल्कुल बोर ना हो, बढ़िया से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब दीजिएगा, ताकि मैं भी समझ पाऊंगा। जहां पे डाउट रहेगा मुझे कमेंट करना। जिस क्वेश्चन को समझ में, आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया, बस आप मुझे बता दो एक बार, 100% आपको नई वीडियो मिल जाएगी आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग। देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे सिंपल बोला गया, फिर से आपको एक अभिकथन दिया गया है और एक आपको तर्क दिया गया है, और आपसे बोला गया पहचानिए कौन सा कथन सही है गलत है। अब अभिकथन में लिखा हुआ है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। भाषा अध्यापक यानी कोई लैंग्वेज का टीचर है, जो हिंदी का भी टीचर हो सकता है और अंग्रेजी का भी टीचर हो सकता है। व्यक्तिपरक अधिगम का मतलब है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, यानी जैसे बच्चे हैं उनका आकलन करके, उनका असेसमेंट करके कि बच्चे का दायरा क्या है, उस अकॉर्डिंग आपने अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया हुआ है, टीचिंग प्लान बनाए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चों का दायरा देख के, बच्चों को सोच समझ के उनके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग प्लान बना रहे हो कि बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे बेहतर तरीके से उसको बताया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, जो अभिकथन जो है एकदम ट्रू लिखा हुआ है। अब तर्क में लिखा हुआ है नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता आती है, यानी जब बच्चा एक से अलग भाषा, यानी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज सीखता है, उसको हिंदी भी आती है, उसको अंग्रेजी भी आती है, उसको भोजपुरी भी आती है। जब डिफरेंट टाइप की बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो उसके अंदर विविधता आती है। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी आती है, यानी डिफरेंट टाइप से वो सीखता है ना? तो एकदम बढ़िया बात है। ए और आर दोनों सही है। क्या है, क्या बोलेंगे? ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे देखो डी में दिख नहीं रहा है, फिर भी डी में लिखा हुआ था कि ए और आर कैसे हैं, दोनों सही है। क्लियर आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली समझ में आ गया होगा सारी बातें। डी ऑप्शन जो है वो एकदम राइट ऑप्शन है ओवर हियर। चलिए
डी पे जाएंगे हम। होपफुली सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं पर डाउट रह गया हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ कमेंट करिएगा। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, जितना मेरे से हो पाया है उतना मैंने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि कितने आपने आउट ऑफ 10 सही किए होंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे बता दीजिएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, क्योंकि जब भी वीडियो बनाओ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। और थैंक यू सो मच। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आपके जीवन के सारे कष्टों का एविक्शन कर दे, यही मैं उम्मीद करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।